एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल ई पाठशाला। जैसा कि मैंने बताया थंबनेल में, मैं आपको कुछ रफ नोट्स बताने वाली हूँ अपने, ठीक है, जो मैनेजमेंट के हैं। तो आपका मैनेजमेंट वाला पार्ट है ना, उससे कुछ रफ नोट्स हैं। बिकॉज मैनेजमेंट का आधा हिस्सा ऐसा है भैया, आप अपनी बुद्धि से कर सकते हो, ठीक है। अगर आपकी बुद्धि सामान्य है तो आप उसको कर सकते हो, ठीक है। और ये वीडियोस भी आपके काम में आएगी, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें वो हैं जो कि आपको हर जगह नहीं मिलेगी, मतलब, ठीक है। तो नॉर्मली मतलब मैंने इस रट्टा करवाने के हिसाब से भी इस वीडियो को बनाया है कि कुछ कुछ जो है सबसे शॉर्टेस्ट नोट आपको लग सकते हैं ये, ठीक है, कि याद करने के हिसाब से, ठीक है, क्योंकि टाइम बहुत कम है। तो एक बार इसको देख लो, पूरा देख लोगे तो शायद कंटेंट समझ में आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताऊँ, अभिप्रेरणा। हाँ, राइटिंग पे ध्यान मत देना, क्योंकि ये मेरे रफ नोट ही है। ऐसा कुछ मैंने वीडियो के हिसाब से नहीं बनाया था, बट ऐसा है कि टाइम कम है, मुझे कंटेंट ठीक लगा था, अच्छा लग रहा था, तो मैंने सोचा आपको वीडियो बना दूँ, ठीक है। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। इसमें आपका मोटिवेशन पूछा है, राइट। जो मैनेजमेंट के है, इसमें अभिप्रेरणा एक शब्द है, मोटिवेशन। तो मोटिवेशन कौन सा शब्द है? लैटिन शब्द है, ठीक है। लेट ही मिलता है ना मोटिवेशन, हमेशा अपन को लेट ही मिलता है, समय निकल जाता है, पेपर आ जाता है, ठीक है। तो मोटिवेशन मिलने का एक आंतरिक प्रक्रिया है जो व्यक्ति को व्यक्ति की शक्ति को लक्ष्योन्मुख करती है, ठीक, क्या करती है? लक्ष्योन्मुख करती है, ठीक है। मोटिवेशन एक ऐसी चीज़ है जिससे आप जो अधीनस्थ कर्मचारी को वांछित कार्य, मतलब उसको इतना पेड़ पे चढ़ाओ और वो अपना काम ही निकलाओ, तो ये होता है मोटिवेशन, ठीक है। समझ में आ गया? डेफिनेशन की बात करूँ तो अगर वांछित शब्द आता है ना, वांछित शब्द आता है तो आप अकाउंट का लगाना। देख लीजिए, ये आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा कि ये क्या है, ठीक है। मैंने डेफिनेशन तक नहीं लिखी है, बट मैं आपको रटवा रही हूँ इसलिए बता रही हूँ, ठीक है। अगर वांछित आता है तो आपको क्या लगाना है? अकाउंट वाले को टिक करना है, ठीक है। आवेग, प्रेरणा, इच्छा की बात होती है तो मैक फॉरलैंड को आपको टिक करना है, ठीक है। अब सिद्धांत की बात करूँ तो मोटिवेशन के सिद्धांत, अधिकतरों के सिद्धांत पेपर में पूछे गए, तो मैंने कुछ सिद्धांतों को लिखा है। इसका क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर में आ चुका है, इसलिए इनको भी मैंने लिया है, ठीक। अब्राहम मैस्लो, तो ये बोलता है मेरे से ले लो, ठीक है। क्या से क्या क्या चाहिए उसको? पहला है हमारी जो आवश्यकता है वो 5 क्रम में चलती है, ठीक है। उसमें से पहला जो हमारा होता है वो होती है हमारी शारीरिक आवश्यकता, ठीक है। भूख प्यास पानी कोई हमको दे दो। फिर हमको सुरक्षा की आवश्यकता, कि हम लोग एटलीस्ट सिक्योर हो। फिर हम सिक्योर हो गए, फिर हम देखते हैं हमारी सामाजिक आवश्यकता, कोई हमको फ्रेंड मिल जाए, ठीक है, हमारे संग कोई रहने वाला जीवन साथी मिल जाए, तो वो सामाजिक आवश्यकता है। फिर हमको भैया ये भी मिल गया, फिर हमको चाहिए सम्मान, आदर, हम दूसरों को सम्मान भी करना चाहते हैं और हमको उसके बदले में आदर भी चाहिए। और सबसे अंतिम होता है हमारा आत्मसिद्धि, कि हम संतुष्ट हो गए अपने जीवन से, ठीक है। अब इन सब में, मतलब इन पांचों में जो 3 होती है वो होती है निम्न आवश्यकता, नीचे की 3, और ऊपर की जो 2 होती है वो होती है उच्च आवश्यकता। ये अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। PYQ में क्वेश्चन आया था, हमारी सबसे निम्नतम आवश्यकता जो मैस्लो ने बताया था वो कौन सी है, तो वो है शारीरिक आवश्यकता। दैट मच इज क्लियर टू ऑल, ठीक है। नेक्स्ट आपको मैं बताती हूँ 2 कारक सिद्धांत। तो 2 की बात कर रहा है ना, हसबर्ग 2 की बात कर रहा है, हसबर्ग, ठीक है। और हसबर्ग बार करता है मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी की, तो हाइजीन से भी याद रखना हसबर्ग को। और 2 चीज़ बताई है, ठीक है। 2 कारक होते हैं, एक तो जो व्यक्ति असंतुष्ट है उसको आप कैसे मोटिवेट करोगे, जो व्यक्ति संतुष्ट है उसको आप कैसे मोटिवेट करोगे, ठीक है। दोनों व्यक्ति को अपन को हाई करना है, हाइजीन करना है, ठीक है। तो जो व्यक्ति असंतुष्ट है उसको क्या करो? उसको स्वास्थ्य कारक, मतलब उसके अपन ऐसी कंपनी में अपनी उसको हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह रखो, ठीक है। उसको आरोग्य घटक, हाँ भैया तेरे को छुट्टी मिलेगी या तेरे ये है बोनस मिलेगा, धनपंजी के, तो उसकी वेतन में वृद्धि कर सकते हो, उसको सुविधा दे सकते हो, उसको सिक्योरिटी दे सकते हो जॉब की, तो वो व्यक्ति संतुष्ट रहेगा और फिर कि हाँ यार भाई जॉब सिक्योर है इसलिए मैं इसको कर रहा हूँ, ठीक है। तो वो व्यक्ति, असंतुष्ट व्यक्ति को ऐसे संतुष्ट किया जा सकता है। और जो व्यक्ति पहले से संतुष्ट है तो वो और बेहतर काम करे, उसके लिए प्रेरक कारक का उपयोग किया जाता है। अब इसमें बिल्कुल आप छाप लो, असंतुष्ट कारक को बोलता है ये स्वास्थ्य कारक। क्या बोलता है? स्वास्थ्य कारक, ठीक है। असंतुष्ट को बोलते हैं स्वास्थ्य कारक, संतुष्ट को बोलते हैं ये प्रेरक कारक। कौन से कारक? प्रेरक कारक। इसके साथ साथ इन्होंने ये वर्ड यूज किया, आरोग्य घटक असंतुष्ट को और अभिप्रेरक घटक संतुष्ट को। ये वर्ड्स को लिख लो, क्योंकि ये वर्ड्स में से कोई सा ही वर्ड पेपर में उठ के आया हुआ है, इसलिए बोल रही हूँ, ठीक है। स्वास्थ्य कारक पूछ लिया था कि स्वास्थ्य कारक के अंतर्गत व्यक्ति कैसा होता है, तो असंतुष्ट होता है ना, ऐसा आ गया था प्रश्न, तो ये ध्यान रखना। यहाँ थी मैं, संतुष्ट व्यक्ति तो आप उसको प्रेरक कर सकते हो, है ना, अभिप्रेरक कर सकते हो, दोनों की बात एक ही होती है। मतलब आप उसको पहचान दिलाओ ना, उसका सम्मान दो उसको,
है ना, उसको जिम्मेदारी उसकी मतलब बढ़ाओ, उसको अच्छी पद दो, तो वो व्यक्ति और ज़्यादा अच्छे से काम करता है। ठीक है। डगलस 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 बात करता है एक्स वाई की। ठीक है। एक्स वाला व्यक्ति कौन है? एक्स मतलब भैया मेरे को नहीं करना, आलसी खोर, और एक ये वाई है, ये मैंने किया, ये वाला व्यक्ति। ठीक है। तो देखो एक्स वाला व्यक्ति हो जाएगा आलसी। आलसी व्यक्ति के ऊपर हमको रखना है कठोर नियंत्रण, और वो करेगा समय सीमा के अंदर काम। ठीक है। वाई वाला जो व्यक्ति है, वाई वाला व्यक्ति है जिम्मेदार। बिल्कुल यार मैं करूँगा, मैं कर देता हूँ ना, तू क्यों चिंता ले रहा है ना। विकास हेतु प्रयत्न करता है, और ये व्यक्ति में स्वायत्ता होती है, उसको ऐसा नहीं कि नीति को करना ही है, हमको पता है वो कर लेगा। ठीक है। उसको भी इंटरेस्ट है काम में। ठीक है। तो ये होता है डगलस का। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? मोटिवेशनल थियरीज। ठीक है। समानता का सिद्धांत, ये तो बहुत देख लो। एडम्स, एडम्स पता है एडम्स किसको बोलते हैं? राक्षस टाइप को कुछ बोलते हैं ना, एडम्स। ठीक है। दी एडम्स देखना मूवी, मज़ेदार है। ठीक है। तो एडम्स जो होती हैं, एडम्स क्या होते हैं? समान का सिद्धांत, समानता का सिद्धांत का बात किया किसने? एडम्स ने। किसने? एडम्स ने। ठीक है। तो समानता का सिद्धांत ये बोलता है समान वेतन समान कार्य, तो व्यक्ति संतुष्ट। अब असमान कार्य के लिए समान मतलब वेतन दे रहे हो। ठीक है। मतलब एक से बहुत काम ले रहे हो और एक से काम ही नहीं ले रहे हो, और वेतन दोनों का समान है, तो व्यक्ति असंतुष्ट होता है। तो ये उन्होंने किया था एडम्स ने। ठीक। फिर नेक्स्ट हम लोगों का आ जाता है अपेक्षा सिद्धांत। अपेक्षा सिद्धांत दिया था वेक्टर ने। तो कैसे याद करोगे? हम अपेक्षा करते हैं कैसी? जीतने की, तो वेक्टर ब्लूम ने दिया था। ठीक है। अपेक्षा में उन्होंने बात करी थी, पेक्षा में 3 प की बात करी थी, प्रयास, प्रदर्शन, परिणाम। अगर तुम ये काम करोगे तो मैं तुमको प्रमोशन दूंगा, अगर तुम ये काम करोगे तो तुमको प्रमोशन दूंगा। प्रयास करेगा, प्रदर्शन करेगा, काम कर लिया तो उसका परिणाम प्रमोशन। ठीक है। तो इस प्रकार हम व्यक्ति को मोटिवेट कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे मैं लिखा भी है, कर्मचारी को प्रमोशन की गारंटी दी जाए तो वो अधिक मेहनत करेगा। प्रबलन का सिद्धांत, प्रबलन के सिद्धांत पे तो मैंने पूरी वीडियो बनाई है। प्रबलन को हम बोल सकते हैं पुनर्बलन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? पुनर्बलन। पुनर्बलन 2 प्रकार का होता है, सकारात्मक पुनर्बलन, नकारात्मक पुनर्बलन। अच्छे कार्य के लिए बच्चे को शाबाशी देना, सकारात्मक, और मोटिवेट होगा। नकारात्मक कार्य के लिए उसकी बेइज्जती कर देना, कभी नहीं करेगा। ठीक है। बदला भी ले सकता है वो। ठीक है। तो ये होते हैं पुनर्बलन। पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया? स्किनर, स्किनर ने। ठीक है। ERG का जो मोटिवेशनल दिया है वो दिया है एडलफर ने। तो ई से ए। ठीक है। एडलफर, ERG का मतलब होता है एक्सिस्टेंस, रिलेटिवनेस एंड ग्रोथ। मतलब पहले उसको अच्छा वेतन मिल जाए, किसी भी कंपनी को सोचो, अच्छे सैलरी भी हो गए, बढ़िया फ्रेंड्स भी मिल गए, और वहाँ पे हमारी ग्रोथ भी हो रही है, मतलब इनके अच्छा ग्रोथ भी हो रही है, हम सीख भी रहे हैं, स्किल भी बढ़ रही है। तो वो व्यक्ति जहाँ पे उसको तीनों चीज़ें मिलेगी वो ऑब्वियस मोटिवेट होगा। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है आत्मनिर्धारण सिद्धांत। ये वैसे पूछा नहीं गया है, बट ये उसमें भी था, देखा था मैंने, पूछा नहीं है वाला। डेसी और रायन ने दिया है। इसमें यह था कि व्यक्ति जितना आत्मसंतुष्ट होता है और उसको अगर आत्मसंतुष्टि के साथ पुरस्कार मिलते हैं तो उसमें वृद्धि होती है। ठीक, समझ में आ गया। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा संप्रेषण का। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है भैया संप्रेषण का। संप्रेषण मतलब कम्युनिकेशन। संप्रेषण के 8 तत्व होते हैं। ठीक, कौन से तत्व होते हैं? 8 तत्व होते हैं। प्रेषक भेजा, क्या भेजा? संदेश भेजा। किस भाषा में? एनकोडिंग। क्या है ये? एनकोडिंग है। अब इसकी बोला है उसने। ठीक है। फिर वो माध्यम मतलब चैनल से गया, उसकी डीकोडिंग हुई है। फिर संदेश प्राप्तकर्ता को मिला है, उसकी प्रतिपुष्टि हुई है ना, फीडबैक दिया उसने। और जो रुकावट होती है उसको बोलते हैं बेटा ध्वनि, है ना। रुकावट को क्या बोलते हैं हम लोग? ध्वनि, या फिर यहाँ पे शोर भी यूज़ कर सकते हैं। ध्वनि या फिर शोर यूज़ कर सकते हैं, वो क्या है? रुकावटें हैं। ठीक है। अब संप्रेषण कैसा होता है? मौखिक हो सकता है, लिखित हो सकता है। गैर मौखिक को मैंने लिख के बताया है। ठीक है। क्योंकि देखो मौखिक सबको पता है, मैं बोल रही हूँ, है ना, मौखिक समझ में आ रहा है। इसलिए जो सामान्य ज्ञान है, सामान्य कॉमन सेंस है, उसको मैं अपनी वीडियो में नहीं बता रही हूँ। ठीक है। अगर आप अच्छे बच्चे हैं तो आप समझ सकते होंगे, है ना। गैर मौखिक का मैं बता देती हूँ। गैर मौखिक मतलब होता है चेहरे का भाव, है ना, शारीरिक संकेत और आवाज़ का स्वर। आवाज़ का स्वर इन द सेंस मतलब वाह यार, ठीक है, अरे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होती हैं आवाज़ का स्वर। आवाज़ को ऊपर नीचे करना भी गैर मौखिकी कहलाता है। औपचारिक और अनौपचारिक संप्रेषण। ठीक है। अब जो औपचारिक अनौपचारिक होता है उसके प्रकार होते हैं। ठीक है। हाँ, देखो मैंने शायद बाद में बताया होगा। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक संप्रेषण की बात करूँ तो ईमेल हो गया, इंस्टेंट मैसेजिंग हो गया, टेक्स्ट मैसेजिंग हो गया, चैट हो गया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो गया, इलेक्ट्रॉनिक हो जाएगा। पारंपरिक की बात करें तो पारंपरिक आप जब बात करते हैं तो उसमें समाचार पत्र वगैरह आ जाएगा।
ठीक है, रेडियो हो जाएगा, ये सब पारंपरिक आ जाएंगे। ठीक है, दृश्य माध्यम जो हम देखते हैं, चार्ट, ग्राफ, पावर पॉइंट, ये दृश्य माध्यम। व्यक्तिगत, आमने सामने। ठीक है, संप्रेषण में अवरोध क्या होता है, ये बहुत आता है संप्रेषण में अवरोध। ठीक है, संप्रेषण में अवरोध अर्थ संबंधी हो सकता है। अवरोध मतलब संप्रेषण में रुकावट, मतलब भैया मैंने तो उसको इस मैन में बोला था, मतलब इस उसमें बोला था और उसने ये समझ लिया। ठीक है, कभी कभी चैट में ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। ठीक है, कि हम बोलते हैं कि तू जा, अपन नहीं बोलते कि तूने ऐसा किया, तू जा रे, तो मतलब अपन उसको वो थोड़ी कर रहे हैं, पर मैसेज कर दिया तू जा, उन्होंने बुरा मान लिया। तो टेक्स्ट में डिफरेंट, अपन को नहीं पता ना कि मतलब स्माइली नहीं बनाया तो समझ ही नहीं आता है कि सामने वाला व्यक्ति गुस्से में है या मजाक में। ठीक है, तो संप्रेषण में अवरोध अर्थ संबंधी हो सकता है, गलत अर्थ निकाल सकते हैं। शारीरिक बाधाएं या भौतिक बाधाएं को ध्यान से देखना। शारीरिक बाधाएं या भौतिक बाधाएं हम किसको बोलेंगे, जो फिजिकली होती है। नेटवर्क खराब है, शोर हो रहा है, स्थान की दूरी है, खराब इंटरनेट है, वो सब शारीरिक या भौतिक बाधाओं के अंतर्गत आएगा। ठीक, कन्फ्यूजन मत होना। मनोवैज्ञानिक बाधाएं, पूर्वाग्रह हो सकता है। ठीक है, पूर्वाग्रह इन द सेंस कोई निचली जाति का व्यक्ति, कोई ऊंची जाति का व्यक्ति, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। पूर्वाग्रह हो सकते हैं कि अगर आप किसी अधिकारी से बात करें तो हो सकता है कि निम्न व्यक्ति को लगे कि उसमें अलग ही घमंड होगा। ठीक है, और उच्च व्यक्ति जो है उच्च पद पे बैठा वो सोचे कि इसको तो कोई ज्ञान ही नहीं होगा। तो ये पूर्वाग्रह होते हैं। ठीक है, सांस्कृतिक बाधाएं होती हैं, सबकी संस्कृति अलग होती है, तो उनमें सांस्कृतिक बाधाएं, विभिन्नता के कारण वो एक दूसरे की संस्कृति का इतना सम्मान नहीं करते हैं। ठीक है, सबको अपनी बेस्ट लगती है, क्योंकि भाषाई बाधाएं हो सकती है। ठीक है, वो इंग्लिश में बोल रहा है, इसको हिंदी जाती है ना। अनुवादक तो रख नहीं सकते हैं, इतने भी सक्षम नहीं है कि सब एक एक अनुवादक लेके घूमेंगे हम। ठीक है, प्रकार बोल दिया मैंने, है ना। संप्रेषण के प्रकार, मौखिक प्रकार, है ना, जो कि आप मैं बोल रही हूँ, है ना, आप सुन रहे हो। लिखित प्रकार, लिखा हुआ है ना, ये भी संप्रेषण ही है। ऊर्ध्वाधर मतलब ऊर्ध्वाधर, ऊपर जा रहा है। निम्न से उच्च की ओर है ऊर्ध्वाधर। अधोमुखी, अधो मतलब होता है नीचा, नीचे की तरफ मुंह है, तो उच्च से निम्न, उच्च से निम्न। ठीक है, विकर्ण, विकर्ण में दोनों लोग होते हैं, ऊर्ध्वाधर और अधोमुखी दोनों होते हैं। समतल में समान स्तर के कर्मचारी, मतलब मान लो एक नीति आयोग की बात करें, नीति आयोग में जो विशेषज्ञ होते हैं वो अलग अलग क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं, पर सभी क्या है, समान स्तर के लोग हैं, क्योंकि सभी विशेषज्ञ हैं, तो वो समतल, उनके बीच जो संप्रेषण होगा वो समतल संप्रेषण कहलाएगा। इसमें औपचारिक, अनौपचारिक संप्रेषण होते हैं, और औपचारिक में जैसे अलग अलग संप्रेषण होते हैं। इससे क्वेश्चन भी आते हैं। औपचारिक में जैसे एकल श्रृंखला संप्रेषण आ जाए। एकल श्रृंखला मतलब पर्यवेक्षक और अधीनस्थ के मध्य हो रहा है ना, तो वो एकल श्रृंखला संप्रेषण है। ठीक है, चक्र संप्रेषण की बात करें तो चक्र में एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति इससे बोल रहा है, 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 लेकिन ये व्यक्ति के आपस में संप्रेषण नहीं होता है। ये होता है चक्र श्रृंखला। क्या होता है, चक्र श्रृंखला। अगर ये व्यक्ति सभी आपस में भी बात कर पाए एक दूसरे से, सभी जन, तो उसको बोलते हैं स्वतंत्र प्रवाह संप्रेषण। सभी आपस में बात करते, तो ये संप्रेषण सबसे तीव्रतम होता है, ये ध्यान रखना। सबसे तीव्रतम संप्रेषण कौन सा है, स्वतंत्र प्रवाह संप्रेषण। और सबसे धीमा संप्रेषण होता है गोल संप्रेषण। इसमें ये व्यक्ति बोलेगा तब ये सुनेगा, ये बोलेगा तब सुनेगा, ये बोलेगा तब सुनेगा, ये बस इतना। सबसे धीमा संप्रेषण ये होता है। ठीक है, गोल। दैट मच इज क्लियर टू ऑल। ठीक है, अनौपचारिक में तो इखरी, ठीक है, या फिर गपशप हो रही है, समूह में बात चल रही है, बढ़िया, किसी से किसी को मतलब नहीं है। मतलब अगर 10 लोग भी बैठे हैं, तो अगर ये इससे बात कर रहा है, ये इससे बात कर रहा है, तो ये भी उससे ऊंची आवाज़ में बात कर रहा है और ये और ऊंची आवाज़ में बात कर रहा है। ठीक है, तो किसी को कोई मतलब नहीं होता, अनौपचारिक संप्रेषण। ठीक है, संभाव्यता, है ना। संभाव्यता मतलब एक ये प्रकार है संप्रेषण का कि हो सकता है ना। अपने को बोलते हैं कि ऐसा तो नहीं रहे वो उससे बात करने लग गया, तो इसने उसको कुछ बोला होगा, है ना। तो अपन ऐसी बातें करते हैं कि इसने उसको कुछ बोला होगा, तो इसको ऐसा लगा होगा, तो इसने इससे बात शुरू करी होगी। तो ये होता है संभाव्यता। ये भी आता है अनौपचारिक संप्रेषण में, ध्यान रहेगा। ठीक, नेक्स्ट हम बात करें संप्रेषण का मॉडल। सबसे पहले दिया अरस्तु ने, 2 बार प्रश्न आ गया है पीवाईक्यू में, इसलिए लिख लेना। ठीक है, और अरस्तु ने भी बहुत मैकियावेली टाइप का काम किया है। अरस्तु ने ऐसा बोला था कि ऐसे बोलो कि वो वही सुने जो आप बोलना चाहते हो, है ना। मतलब वही मैसेज उन पे जाए जो आप चाहते हो कि सामने वाला ऐसा करे। कोई भी जो व्यक्ति है अगर वो मार्केटिंग कर रहा है, मार्केटिंग वाला ऐसा आपको बोलेगा कि आप ललायित हो जाओगे कि हाँ यार प्रोडक्ट तो बढ़िया है यार, है ना। तो मतलब ऐसा कि वो भी ऐसा बोले, वो हाँ बुलवा लें,
तो ऐसी संप्रेषण की बात कही थी अरस्तु महाशय ने। बर्लो का क्वेश्चन आ चुका है। बर्लो के क्वेश्चन में आया था कि एस का मतलब क्या है या एम का मतलब, ऐसा कुछ पूछा था। ठीक है, तो SMCR दिया था बर्लो ने। किसने दिया था? बर्लो ने SMCR। SMCR का फुल फॉर्म क्या होता है? एस फॉर सोर्स, स्रोत, मैसेज, चैनल एंड रिसीवर। ठीक, शैनन ऑन बीवर, इसको फटाफट कॉपी में छापते चलो, है ना। शैनन और बीवर ने क्या बोला था? सोर्स होता है, ट्रांसमीटर होता है, चैनल होता है, रिसीवर होता है, नॉइस होती है ना। और इसी को शैनन बीवर के जो मॉडल दिया था उस पर आधारित फिर श्राम्प ने बनाया था कि भैया ये सब चीज़ें तब होती हैं जब दोनों एक्टिव हों। ऐसा नहीं कि मतलब यहीं से टेक्स्ट किया जा रहा है और सामने से रिप्लाई नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये दोनों का एक्टिव होना बहुत ज़रूरी। किसने बोला? श्राम्प ने। ठीक है, मतलब उसने श्राप दे दिया है कि दोनों को एक्टिव होना ही है। ठीक है, इसके अलावा लॉसवेल ने बोला था कौन, क्या, किस माध्यम से, किसे और किस प्रभाव के साथ बोल रहा है, वो संप्रेषण का उन्होंने बताया था, लॉसवेल ने। इनका कोई प्रश्न नहीं आया अभी तक। ठीक है, अगर संगठन की बात करूँ, संगठन संरचना है आपके सिलेबस में। संगठन की अगर बात करूँ, संगठन सबको पता है ना। ठीक है, किसी एक लक्ष्य, उद्देशित लक्षित के लिए जब हम इकट्ठे होते हैं वो सब संगठन वगैरह कहलाते हैं। अलग अलग संगठन होते हैं, औपचारिक भी होते हैं, अनौपचारिक भी होते हैं, निरौपचारिक भी होते हैं। ठीक है, तो पदानुक्रम का निश्चित ढांचा जिसमें एक निश्चित क्रम में सभी कर्मचारी कार्य करते हैं। ठीक है, एक निश्चित क्रम होता है इसमें भी, संगठन में भी। ठीक है, तो सभी कर्मचारी कार्य करते हैं, वो होता है संगठनात्मक संरचना। संगठनात्मक संरचना दो प्रकार की होती है, एक होती है कार्यात्मक संरचना और एक होती है प्रभागीय संगठन ढांचा। कार्यात्मक एज द नेम सजेस्ट, जब कार्यों के आधार पर बांटते हैं तो होता है कार्यात्मक संरचना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर मैं ही बोल दूँ, ठीक है, मैं वीडियो बना रही हूँ तो मैं वीडियो बनाती हूँ, मेरी एडिटिंग कोई और करता है, ऐसा कुछ करता नहीं पर बता रही हूँ। ठीक है, वीडियो बनाने का काम किसी और का, एडिटिंग का किसी और का, PDF बनाने का काम किसी और का है। तो ये कार्यों के आधार पर हमने बांट दिया है। ठीक है, तो ये नॉर्मली जो कार्यात्मक होता है, कम काम है तो बांट दिया एक एक को, है ना, मतलब एक ज़्यादा जन नहीं है उनको, है ना। तो कार्यों के आधार पर संगठन छोटा है, पदानुक्रम सरल होता है कि तू ये तू ये तू ये। ठीक, अब प्रभागीय संगठन क्या होता है? उत्पाद या विभाग के आधार पर बांटा जाता है। मतलब अगर मैं बोलूँ मैं महिला पर्यवेक्षक की बना रही हूँ नोट्स, तो उसके लिए मतलब PDF अलग बनाएगा, वीडियो एडिटिंग अलग करेगा और फिर रिकॉर्डिंग अलग करेगा। अब वो बोले कि भैया उसके भी आ गए हैं, ग्रुप D, ग्रुप 5 इनके भी आ गए, तो उसके लिए भी अलग से बना दिया। तो ये विभाग होते हैं कि महिला पर्यवेक्षक के लिए ये 4 लोग, ठीक है, ग्रुप D के लिए, SSC के लिए ये 4 लोग। तो जब बहुत बड़ा संगठन होता है ना, तब हम लोग प्रभागीय संगठन ढांचा बनाते हैं। ठीक है, इसको ही मंडल संरचना भी कहते हैं और इसको पदानुक्रम या जो होता है इसका जटिल रहता है। ठीक है, लाइन संगठनात्मक की बात करें, लाइन संगठन की बात करें तो लाइन संगठन सीधी बात है, राजा ने बोला लाइन से बेटा, है ना। तो मतलब राजा इसमें होता है निरंकुश, सब लाइन में खड़े रहते हैं, है ना, सब लाइन पे ही रहते हैं, ऐसा भी बोल सकते हैं। इसमें नेता विशेषज्ञों से राय निर्णय लिया बिना निर्णय लेता है। ये क्वेश्चन भी आता है ना, 4-5 पेपरों में आ चुका है ये वाला, तो निरंकुश वाला। ठीक है, कि वो नेता जो किसी का विशेषज्ञ निर्णय या स्वयं निर्णय लेता है वो कौन सा होता है? तो निरंकुश होता है या लाइन संगठनात्मक होता है। ठीक है, लाइन और स्टाफ की बात करें तो ये ऐसा वाला जो नेता होता है विशेषज्ञों की राय लेकर निर्णय लेता है, लाइन एंड स्टाफ संगठनात्मक। ठीक है, मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन किसको बोलते हैं? ठीक है, मैट्रिक्स इसमें ये होता है कि सब समान होते हैं। मैं जैसा बताया, विशेषज्ञ मिलकर, तो सब अलग अलग विभागों के विशेषज्ञ मिलकर एक संरचना बनाते हैं और कार्यों का मूल्यांकन इसमें नहीं होता है, क्योंकि क्या मूल्यांकन करोगे, सब विशेषज्ञ अपने अपने क्षेत्र में। तो ये होता है मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अच्छा, इसमें एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, बहुत उसके क्वेश्चन आए हैं ले लीडर के बहुत क्वेश्चन आए हैं, है ना, लगभग काफ़ी आए हैं। आप प्रीवियस ईयर में सॉल्व कराओगे तो देखना। ले लीडर वो होता है जो व्यक्ति अप्रशिक्षित है, जिसको प्रशिक्षण नहीं दिया गया है, लेकिन वह व्यक्ति क्या है, बोल सकते हैं क्या बोल सकते हैं, फेमस है ना, जिसका संप्रेषण बहुत अच्छी है, जो प्रभावी व्यक्ति है, व्यक्तित्व उसका प्रभावी है लेकिन उसको प्रशिक्षण नहीं दिया गया, वो होता है ले लीडर या अप्रशिक्षित लीडर। ठीक है, वो होते हैं ले लीडर्स। तो वही जो मैं आपको बोल रही हूँ, जिसको प्रशिक्षण नहीं दिया गया है किंतु वो उसका नेता है, तो उसको बोलते हैं ले लीडर। ठीक, ध्यान रहेगा, और भी क्वेश्चन आएंगे तो आपको इससे क्वेश्चन से भी समझ में आएगा, बट ले लीडर्स को याद रखना। ठीक है, अच्छा, पंचवर्षीय योजनाओं को कैसे रट्टा मारो ये मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, तो मैं ये इसमें आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि मैं जो वीडियोस बनाऊंगी तो उसमें आपको ये चीज़ें बार बार नहीं बताऊंगी कि पंचवर्षीय 12 है और 12 को बताने में वीडियो
24 मिनट की हो रही है। ठीक है, अपन को एक पेपर 24 मिनट में नहीं करना है, जितना जल्दी हो सके उतना करना है। ठीक है, तो यह अपने योजनाओं के क्रम लिखे हैं मैंने। ठीक है, समय तो देखो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि समय जो होता है पंचवर्षीय का मेनली हमारा 5 वर्ष होता है, कुछ 3 या 4 जगहों में ये चेंज हुआ है। ठीक है, तो मेनली 5 वर्ष की बात करें तो समय 1951 से पहले शुरू हुई है, 51 से 56 5 हो गया, 56 से 61 5 हो गया, 61 से 66 5 हो गया। ठीक हो गया 5। अब यहाँ पे 6 से 6 चली थी अपनी योजना, अनवरत योजना। ठीक है, अब इसको अपन ने हटा दिया। क्यों हटा दिया? क्योंकि यहाँ पे अपनी अनवरत योजना जो थी, पंचवर्षीय योजना नहीं चली थी, तो 6 से 6 तो हट गई। ठीक है, अवकाश हो गया। मैंने अवकाश को ऐसे याद करा था, हे तो 6 ऐसे करके याद करा था। से 6 मतलब छुट्टी खत्म, 9 छुट्टी खत्म, 6 अवकाश खत्म। ठीक है, तो ये हो जाएगा। फिर 6 हो गया। ठीक है, 6 तक हो गया, सॉरी। उसके बाद छुट्टी खत्म हो गई। फिर 74 तक चला ये 5 साल। फिर 74 से 78 ये 5वीं चली है 4 साल की, 5वीं चली है। ये 5वीं में हर चीज़ 4 हुई है। 5वीं में 4 है ना, समय भी 4 है, लक्ष्य भी इसका देखो। लक्ष्य बेटा मैंने ना एग्जैक्ट नहीं लिखा है, ये रटने के हिसाब से मैंने पहले भी बोल चुकी हूँ, है ना। आप चाहो तो एग्जैक्ट याद कर सकते हो, अगर करना हो तो एग्जैक्ट ही करना चाहिए, बट अब थोड़ा अनुमान के हिसाब से मैं इसमें करवाऊंगी। तो 5वीं में हर चीज़ 4 हुई है, समय भी 4 है, लक्ष्य भी 4 था और प्राप्ति भी 4 हुई है। ठीक है, उसके बाद 6वीं में हमारी, 6वीं में इंदिरा गांधी आ गई थी, है ना। 6वीं में 80 85 85 90। अब उसके बाद फिर 90 से 92 फिर अवकाश रहा है। फिर उसके बाद 8वीं से, है ना, 8वीं से फिर हमारी क्या हुई है, सतत चली है 5 साल में। 92 97 से 2 से 7 और 7 से 12। और यहाँ पे हमारी वो फिर 12 से 17 पूरी 12 खत्म हो गई। ठीक है, अब मैं आपको याद करूँ लक्ष्य और प्राप्ति की बात। तो कैसे याद करोगे लक्ष्य और प्राप्ति? आपको याद करना है इस सीक्वेंस में, ए से। कैसे याद करोगे? पहले 2 याद करना, 4 5 5 4 5, है ना, 2 4 5 5 4 5। ठीक है, उसके बाद 5 5 7 8 और ये 9 7 8 9। ठीक है, 5 5 7 8 9। कैसे याद किया आपने? देखो ये देखो, 2 2 4 5 5 4 5 5 5। ठीक है, 3 बार 5 5 5 आ गया, फिर 7 8। ठीक, और फिर इसकी कैसे याद करेंगे हम? साइड वाले की जो प्राप्ति है उसको 3, है ना, 3 सॉरी 1 मिनट, है ना, इसको याद करेंगे 3 4 2 3 4 5। ठीक, 3 4 2 3 4 5। यहाँ पे देखो मैं इसको वैसे ही बना लेती हूँ, ये 2 और 5 पे हम करेंगे यहाँ पे। ठीक है, इधर भी हमने 2 और 5 पे किया, इधर भी 2 और 5 पे। 3 4 2 3 4 5। और इधर 5 कितनी बार था? 3 बार था। 5 कितनी बार था? 3 बार था ये। अब इधर 6 कितनी बार है? 3 बार है ना। 6 कितनी बार है? 3 बार है। और फिर 7 8 9 7 8 7 8। ठीक, तो 2-3 बार इसको पढ़ोगे ना तो याद हो जाएगा, थोड़ा सा अनुमान लग जाएगा कि लक्ष्य कितना था और प्राप्ति कितनी हुई। ठीक है, आप चाहे तो पॉइंट में ही करना चाहिए, पर बहुत समय कम है, आपने अभी पढ़ाई स्टार्ट करी तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, अब उद्देश्य की मैं बात करूं तो उद्देश्य सबसे पहले हमारे पास तो खेती बाड़ी थी, तो पहले कृषि को उद्देश्य रखा, दूसरा औद्योगिकरण को रखा, फिर दोनों को रख लिया, और दोनों तीसरी तो हमारी असफल हो गई थी, तो असफल हो गई तो भैया मतलब पहली कृषि उद्योग। ठीक, फिर स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता होना चाहिए हमको, मतलब भैया जितना था उतना तो रखो, तीसरी असफल थी ना, जितना था उतना तो रखो, तो स्थिरता के साथ आत्मविश्वास। 4 में गरीबी उन्मूलन, पहले गरीबी हटा रहे थे, फिर गरीबी कब हटेगी? जब रोजगार मिलेगा, तो गरीबी उन्मूलन प्लस रोजगार। ठीक है, अब भैया गरीबी उन्मूलन भी हो रहा है, रोजगार भी हो रहा है, पर अब स्वस्थ ही नहीं रह रहे। स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार, ये साथ में सब कुछ चला, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार। ठीक है, 8वीं में हमारा सबसे ज़्यादा अच्छी जो रही थी, ग्रीन सिग्नल बोल दो, हमारी 8वीं रही है। ठीक है, मतलब जितना डिसाइड किया था उससे ज़्यादा मिला है हमको यहाँ पे, है ना। तो इसमें चली थी एलपीजी। ठीक है, एलपीजी का कॉन्सेप्ट आया था लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और एक ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, उसके बाद 9 में हमारा सामाजिक न्याय तो हमको आज तक नहीं मिला है। ठीक है, उसके बाद 10वीं में हमने रखा थी 8% आर्थिक वृद्धि, फिर इसमें आ जाएगा समावेशी विकास, और इसमें आ जाएगा तेज, टिकाऊ और समावेशी विकास। ठीक है,
और अच्छा, इसको तो मैं पहले ही याद करवा चुकी हूँ। ये हमारे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं, 17 गोल हैं, ठीक है। इन 17 को मैंने 3 मिनट में याद करवाया है। तो अगर वीडियो नहीं देखी हो तो आप उस वीडियो को ज़रूर देख लें, ठीक है। मैं इसमें लास्ट में आपको दे दूँगी वीडियो के। ओके, तो हियर माय नोट्स ख़त्म हो गए हैं। ये थोड़े रफ़ नोट्स थे, ठीक है, बट हाँ ये आपके काफ़ी काम के थे। तो अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रीवियस ईयर पेपर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।